हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स कॉन्कर हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट के इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइस, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे और उन डेट्स को डिस्कस करते हुए हम लोग पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट रिविजन भी कंप्लीट कर लेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी को मेरी पहले की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सो उन लिंक्स पर जाकर आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। नाउ गाइस, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेट्स, जहां पर हम लोग चैप्टर 13 की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स 1 बाय 1 सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे। सो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है जनवरी 1915। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए थे। सो गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे, हम सभी जानते हैं कि वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करी थी और 1915 जनवरी में वो वापस आ गए थे टू इंडिया। देन 1916 में पहली बार गांधी जी ने पब्लिक अपीयरेंस दी। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट करा गया था और ये फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी थी, इसीलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन में बहुत सारे फेमस पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया गया था, उनको इनवाइट करा गया था। और क्योंकि गांधी जी भी इस पीरियड तक फेमस हो गए थे फॉर हिज वर्क्स डन इन साउथ अफ्रीका फॉर द सत्याग्रह मूवमेंट, ही बिगैन इन साउथ अफ्रीका। अपने काम जो भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में करे थे उसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, इसीलिए उनको बीएचयू की इनॉग्रेशन सेरेमनी में इनवाइट करा गया और यहाँ पर आकर महात्मा गांधी ने उन्होंने एक एड्रेस करा था, ऑडियंस को एक स्पीच दी थी और इसी से उन्होंने अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दी। मतलब उन्होंने पहली बार किसी ऑडियंस को एड्रेस करा और अपने आइडियाज को उन्होंने रखा बिफोर द ऑडियंस। देन 1917 में आप सभी जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण जो कि एक विलेज है लोकेटेड इन बिहार। और गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत हुई थी फ्रॉम चंपारण। चंपारण वो पहला ऐसी जगह थी जहां पर सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था इन इंडिया। और आप सभी को हमने अभी डिस्कस भी करा कि सत्याग्रह की शुरुआत तो हुई थी, सत्याग्रह जो कि एक नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था, इसकी शुरुआत करी थी गांधी जी ने इन साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका से शुरुआत हुई सत्याग्रह की, बट इंडिया में पहली बार सत्याग्रह को करा गया, सत्याग्रह मूवमेंट लीड करा गया बाय गांधी जी इन चंपारण। सो चंपारण वो फर्स्ट ऐसी साइट थी जहां पर सत्याग्रह मूवमेंट शुरू हुआ और इसको लड़ा गया था फॉर इंडिगो पीजेंट्स। सो इंडिगो पीजेंट्स जो कि नील की खेती करते थे, उनके लिए गांधी जी ने लड़ा था चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। देन 1918 में गांधी जी ने 2 और मूवमेंट्स को लीड करा इन हिज होम टाउन इन गुजरात। सो इन हिज होम स्टेट इन गुजरात, अपने ही उनका जो होम स्टेट था गुजरात, वहां पर उन्होंने 2 मूवमेंट्स की शुरुआत करी। फर्स्टली टेक्सटाइल मिल वर्कर्स मूवमेंट। सो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स मूवमेंट, जो लेबरर्स थे उनकी बेटर वर्किंग कंडीशन, उन लेबरर्स को बेटर वेजेस दिलाने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे उनके साथ लीड करा सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो मिल ओनर्स थे और ज्यादातर मिल्स ब्रिटिशर्स ओन करते थे। सो यहाँ पर भी जो मिल ओनर्स थे उनके खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन एंड बेटर वेजेस फॉर लेबरर्स। सो ये टेक्सटाइल मिल वर्कर मूवमेंट हुआ इन 1918। देन सेकेंडली एक पीजेंट मूवमेंट भी गांधी जी ने लीड करा था इन खेड़ा। सो खेड़ा ये भी एक डिस्ट्रिक्ट थी ऑफ गुजरात और वहां पर जो पीजेंट्स थे उनके जो क्रॉप्स थे, उनकी जो खेती थी वो इस साल 1918 में फेल हो गई थी, पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो इसीलिए गांधी जी ने उन्होंने डिमांड करा ब्रिटिशर्स से कि वो लोग 1918 में जो इन पीजेंट्स का जो टैक्स है उसको माफ कर दे। सो इस मूवमेंट के थ्रू गांधी जी ने डिमांड करा था रेमिशन ऑफ टैक्सेस बाय ब्रिटिशर्स। सो ये पीजेंट मूवमेंट उन्होंने लीड करा इन खेड़ा और ये दोनों मूवमेंट हुए थे इन गुजरात विच वॉज द होम स्टेट ऑफ महात्मा गांधी। देन 1919 गाइज, 1919 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। फर्स्टली तो राउलेट एक्ट। सो राउलेट एक्ट से रिलेटेड ही ये सभी इवेंट्स हैं। सो राउलेट एक्ट समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ब्रिटिशर्स ने अपनी सभी कॉलोनीज में, जहां पर भी ब्रिटिशर्स रूल करते थे, उन सभी कॉलोनीज में ब्रिटिशर्स ने स्ट्रिक्ट लॉज को इम्पोज कर दिया था, जिससे कि इन सभी कॉलोनीज में किसी भी तरीके का रिवोल्ट नहीं हो पाए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स इस पीरियड में वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर वो लोग चाहते थे पूरी तरीके से फोकस करना ऑन वर्ल्ड वॉर। वो लोग नहीं चाहते थे कि कॉलोनीज में कोई रिवोल्ट हो,
या फिर किसी भी तरीके से उनकी रिसोर्सेज, उनकी सारी आर्मी वो सब वर्ल्ड वॉर में लगी हुई थी, इसीलिए वो कोई भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं चाहते थे इन सभी कॉलोनीज में। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर अपनी सभी कॉलोनीज में स्ट्रिक्ट लॉस को इम्पोज कर दिया था। जैसे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो छीन लिया गया था, मतलब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, जो भी मीडिया थी, न्यूज़पेपर्स और मीडिया, उन सभी का फ्रीडम कि वो कुछ भी छापे, इस फ्रीडम को छीन लिया गया था। और जो मीडिया थी उसको ये अलाउ नहीं करा गया था कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट कर सके इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया गया था। सिमिलरली जो भी लोग थे उनसे फ्रीडम छीन लिया गया था कि वो किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट कर सके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट ये छीन लिया गया था। सिमिलरली ये भी एक लॉ पास कर दिया गया था कि जो भी ऐसे लोग हैं जिन पर शक हो पुलिस को कि वो लोग किसी भी तरीके से साजिश कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से रिवोल्ट करने जा रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इन सभी लोगों पर अगर सस्पिशियस भी हो ये लोग, तब भी उन लोगों को विदाउट एनी ट्रायल, उन लोगों को बिना कोर्ट में ले जाए, बिना किसी ट्रायल के उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। और दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 or more years। क्योंकि ये सभी इन सभी तरीकों से जो बेसिक राइट्स थे लोगों के, उन स्ट्रिक्ट लॉस से इन सभी बेसिक राइट्स को छीन लिया था ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। नाउ जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया इन 1918, तब सारे इंडियंस को लगा कि ये सब जो स्ट्रिक्ट लॉज है वो सब खत्म हो जाएंगे। और कुछ ऐसे नेशनल लीडर्स थे जिनको ये भी लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स वो इंडिया को फ्रीडम दे देंगे और वो चले जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने पास कर दिया फरवरी 1919 में राउलेट एक्ट। और राउलेट एक्ट को किसने उसको डिजाइन करा था? सर सिडनी राउलेट ने। सर सिडनी राउलेट ने उन्होंने पास करवा दिया राउलेट एक्ट। और इस एक्ट के मुताबिक जो भी अभी तक जो भी स्ट्रिक्ट लॉज थे, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं अबॉलिश कर दिया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच अबॉलिश कर दिया गया था, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट अबॉलिश कर दिया गया था। इन सभी स्ट्रिक्ट लॉज को कंटिन्यू किया जाना था इन इंडिया। यहाँ पर एक तरफ तो इंडियन सोच रहे थे कि उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगी, बट ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स ने तो जो स्ट्रिक्ट लॉज थे, जो बेसिक राइट्स को, बेसिक ह्यूमन राइट्स को उनके खिलाफ थे, इन स्ट्रिक्ट लॉज को ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यू कर दिया बाय दिस लॉ, बाय दिस एक्ट। इसीलिए जो इंडियंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा अगेंस्ट राउलेट एक्ट। और फरवरी 1919 में राउलेट एक्ट आया था और मार्च 1919 से शुरू हो गया राउलेट सत्याग्रह, जिसको लीड करा था गांधी जी ने। और ये थ्रू आउट इंडिया ये राउलेट सत्याग्रह फैल गया और अगेंस्ट राउलेट एक्ट हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे। नेक्स्ट अप्रैल में 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिशर्स ने रिटेलिएट करा और बहुत ही ज्यादा क्रूअल और इनफेमस इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मसाकर ये अकर हुआ इन 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग मसाकर आप सभी को पता होगा कि जनरल डायर उन्होंने कुछ इनोसेंट पीपल पर, जलियांवाला बाग ये एक पार्क है लोकेटेड इन अमृतसर, वहां पर बैसाखी के फेस्टिवल पर जो लोकल पीपल थे, जो इनोसेंट पीपल थे, वो बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बट ब्रिटिशर्स ने इस सस्पेशन पे कि वो लोग रिवोल्ट करना चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन लोगों ने, सभी आर्मी ने उनको घेर लिया और जनरल डायर ने अपनी आर्मी को ऑर्डर करा कि वो इन सभी इनोसेंट, अनआर्म्ड, इन निहत्थे और इनोसेंट लोगों पर वो अटैक कर दे। और इस जलियांवाला बाग मैसेकर में बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए और हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल और इनफेमस इंसिडेंट ये अकर हुआ था इन 13 अप्रैल 1919। और गाइज ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इस मसाका के बाद राउलेट सत्याग्रह खत्म हो गया और फिर 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने शुरू करा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 1 अगस्त से शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहां पर गांधी जी ने इंडियंस से ये डिमांड करा, इंडियंस को वो चाहते थे कि इंडियंस वो किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करे, मतलब वो लोग किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को सहयोग ना दे, किसी भी तरीके से कोऑपरेट ना करे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर किसी भी तरीके की ब्रिटिश एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ना हो। इसका मतलब था कि जो इंडियंस है वो ब्रिटिश गुड्स को खरीदे नहीं और जो ब्रिटिश क्लोथ्स है उनको बायकॉट करे और जो ब्रिटिश सर्विसेज है उनमें वो एम्प्लॉयड ना हो। एक तरीके से पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेट करना विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। और गांधी जी का मानना था कि अगर पूरे इंडिया में इंडियंस ने बायकॉट कर दिया ब्रिटिशर्स को तो ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से गवर्न नहीं कर पाएंगे इंडिया में। बट 1922 में, फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा जो एक विलेज है नियर गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश,
वहां पर एक बहुत ही ज्यादा क्रूअल इंसिडेंट हुआ, जहां पर जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया था एक पुलिस स्टेशन को और वहां पर पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया और जिंदा लोग वहां पर मर गए। इस वायलेंट एक्ट के बाद जो इंडियंस ने करा था, उसके बाद गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। 1922 फरवरी में अकर हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। फरवरी 1922 में अकर हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा विच इज अ विलेज इन उत्तर प्रदेश नियर गोरखपुर, और वहां पर पीजेंट्स ने अटैक कर दिया था ऑन अ पुलिस स्टेशन। और उसी के बाद इस वायलेंट एक्ट के बाद गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देन गाइस फरवरी में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ और मार्च में ब्रिटिशर्स ने उन्होंने जेल में डाल दिया महात्मा गांधी को। गांधी जी वो चले गए इन जेल इन मार्च 1922। देन 2 साल के लिए वो जेल में रहे और 1924 में महात्मा गांधी वापस आए, जेल से वो बाहर आए। बट 1924 से गांधी जी ने कोई भी मूवमेंट नहीं उन्होंने शुरू करा, बल्कि उन्होंने अपना फोकस उन्होंने चेंज कर दिया था, अपना फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स। उन्होंने अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए, हरिजन सेवा के लिए अपना फोकस उस पर डाल दिया था। और किसी भी तरीके की जो इनइक्वालिटीज थी, एग्जिस्ट करती थी, कास्ट इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी जो भी एग्जिस्ट करती थी इन इंडिया, उन सभी को रिफॉर्म करने के लिए गांधी जी ने अपना फोकस उस पर डाल दिया। और इस पीरियड में उन्होंने क्लीनलीनेस को सपोर्ट करा और चाइल्ड एजुकेशन पर उन्होंने फोकस करा। इस तरीके से 1924 से लेकर 1928 तक गांधी जी पूरी तरीके से सोशल रिफॉर्म करने में लगे रहे। देन 1928 से गांधी जी ने वापस रिटर्न हुए टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। वापस उन्होंने कम बैक करा इन पॉलिटिक्स और 1928 में जाकर जो बरदोली सत्याग्रह था उसमें उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। गाइस एक इंपॉर्टेंट डेट छूट गई, पहले हम लोग वो कवर कर लेते हैं। 1920 से लेकर 1922 तक चला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। नाउ इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ उसके पैरेलल चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इसका एम था टू रीस्टोर द पावर्स ऑफ खलीफा। खलीफा जो इस्लामिक हेड था, खलीफा ये एक हेड था ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जो आज प्रेजेंट डे में टर्की है, उसी को ब्रिटिश पीरियड में बोला जाता था ओटोमन एम्पायर। और इस ओटोमन एम्पायर का जो हेड था उसको बोला जाता था खलीफा, और वो पूरी इस्लामिक कम्युनिटी का हेड होता था। इस खलीफा की पावर्स को रिड्यूस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और इसी खलीफा की पावर को रिस्टोर करने के लिए सभी इस्लामिक कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और इसीलिए शुरू हुआ खिलाफत मूवमेंट। और ये चला था फ्रॉम 1919 टिल 1920। और गाइस गांधी जी ने ये कोशिश करी थी कि वो खिलाफत मूवमेंट को असिमिलेट कर ले, ज्वाइन कर ले विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जुड़ जाएगा तो ये एक वे रहेगा, ये एक मेथड होगा टू ज्वाइन टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदूज और मुस्लिम्स जो 2 मेन सोशल ग्रुप्स थे उनको यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने कोशिश करी थी टू यूनाइट खिलाफत मूवमेंट विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये चला था फ्रॉम 1919 टू 1920। देन अब हम लोग वापस आ जाते हैं। 1928 से महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल कमबैक करने की उन्होंने शुरुआत करी, और 1928 में उन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी अपनी टू सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर बरदोली सत्याग्रह। और बरदोली ये एक विलेज है, ये एक प्लेस है लोकेटेड इन गुजरात, और वहां पर वल्लभ भाई पटेल उन्होंने प्रोटेस्ट करा था अगेंस्ट राइजिंग टैक्सेस। वल्लभ भाई पटेल उन्होंने पीजेंट्स की मूवमेंट को लीड करा था इन बरदोली, और इसको अपनी ब्लेसिंग दी थी गांधी जी ने। और इसी बरदोली सत्याग्रह के साथ वल्लभ भाई भी, उनकी भी इमर्जेंस हुई एज अ नेशनल लीडर। ऑल्सो 1928 में एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ कि साइमन कमीशन वो आया था इन इंडिया इन 1928। नाउ साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन ये एक ग्रुप था ऑफ ब्रिटिश एमपीज, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने इंडिया में 7 लोगों का एक ग्रुप भेजा, एक कमेटी भेजी, और उस कमेटी को ये टास्क दिया गया था कि वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को सजेस्ट करे। मतलब जो इंडिया की जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके रिफॉर्म्स लाने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसकी वर्किंग में उन्होंने इस कमेटी को ये टास्क दिया था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़े, उसको स्टडी करे और फिर सजेस्ट करे कि क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये साइमन कमीशन भेजा गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसको बोला जाता था, इसका फॉर्मल नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन, बट क्योंकि इसके चेयरपर्सन थे सर जॉन साइमन,
इसीलिए कॉमनली लोग इसको बोलते थे साइमन कमीशन। नाउ गाइस ये आया था टू सजेस्ट चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बट जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका कहना था कि अगर आप लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंजेस लाना चाहते हैं, अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको जो इंडियंस है उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस को भी सुनना चाहिए, उनके ओपिनियंस को भी कंसिडर करना चाहिए। बट इस कमेटी में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इस कमेटी में 7 लोग थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। सो इसीलिए इंडियंस को ये एक इंसल्ट लगी, एक अटैक लगा ऑन सेल्फ प्राइड। इसीलिए इंडियंस ने साइमन कमीशन के खिलाफ, उसके अगेंस्ट और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू करा, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू करा। ना गाइस 1928 में बरदोली सत्याग्रह और साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो भी प्रोटेस्ट हुई, उसके बाद 1929 में, दिसंबर 1929 में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ विच वाज लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे यूज करा है। सो लाहौर सेशन अकर हुआ था इन दिसंबर 1929 और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है और 3 और 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस सेशन में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। फर्स्टली, इस सेशन में जो भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो भी नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने ये प्लेज ली कि उनका जो मेन गोल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन गोल है कि वो अचीव करे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। सो पूर्ण स्वराज को एज अ मेन गोल माना गया था इन लाहौर सेशन। सो ये फर्स्ट थिंग थी। सेकेंडली, इस मीटिंग में, इस सेशन में नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को चूज करा गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सो इसमें नेहरू जी को एज प्रेसिडेंट चूज करा गया था, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट था। सो ये 2 मेन चीजें हुई थी ड्यूरिंग लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और लाहौर सेशन हुआ था इन दिसंबर 1929। देन इसके बाद 1930 में मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दांडी मार्च हुआ। सो दांडी मार्च आप सभी ने सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि गांधी जी ने अगेंस्ट सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने शुरू करी थी दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी, जो कि एक विलेज थी ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। सो गुजरात में एक कोस्टल विलेज थी दांडी, वहां तक चले थे गांधी जी विद हिज फॉलोअर्स। उन्होंने इस पूरी जर्नी को उन्होंने कंप्लीट करा था फ्रॉम, ये मार्च शुरू हुई थी फ्रॉम 12 मार्च 1930 और ये खत्म हुई थी ऑन 6 अप्रैल 1930। और 6 अप्रैल को जाकर दांडी पहुंच गए थे गांधी जी विद हिज फॉलोअर्स, और वहां पर जाकर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। उन्होंने वहां पर जाकर सॉल्ट को खुद मैन्युफैक्चर करा था। सो ये एक तरीका था गांधी जी का टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसके तुरंत बाद गांधी जी को और उनके फॉलोअर्स को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और इसी दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने शुरुआत करी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें गांधी जी ने शुरू करा था ब्रिटिश लॉज को तोड़ना। पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर जो भी ब्रिटिश लॉज थे, जैसे लिकर लॉ या फिर सॉल्ट लॉ, इन सभी को अलग अलग ग्रुप्स ने तोड़ा, इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करा। सो ये एक वे था गांधी जी का टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट, और ये शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। सो ये जरूर याद रखिएगा कि 1920 में शुरू हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 1930 में शुरू हुआ था सेकेंड मूवमेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ था इन 1930 विच वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसकी शुरुआत हुई थी विद दांडी मार्च। दांडी मार्च के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद नवंबर 1930 में हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये एक मीटिंग थी जो अरेंज करी गई थी इन लंदन, और इसमें इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट करा गया था। बट गाइस, इस मीटिंग को जो हुई थी नवंबर 1930, इसको सभी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने बाइकआउट करा और कोई भी लंदन नहीं गया टू अटेंड दीज मीटिंग्स। सो ये जो मीटिंग थी वो पूरी तरीके से एक फ्लॉप थी, एक फेलियर थी। नेक्स्ट 1931 में, 5 मार्च 1931 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये बात समझ चुके थे कि अगर गांधी जी जेल में रहेंगे तो वो लोग किसी भी तरीके का अग्रीमेंट नहीं बना पाएंगे विद इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, इसीलिए 1931 में गांधी जी को बाहर निकाला गया जेल से, उनको जेल से निकाल दिया गया, और फिर उसके बाद गांधी जी ने साइन करा था गांधी इरविन पैक्ट। सो लॉर्ड इरविन वो इस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और उनके साथ गांधी जी ने साइन करा गांधी इरविन पैक्ट, और इसमें बहुत सारे अलग अलग अग्रीमेंट्स हुए थे। जैसे गांधी जी ने बोला,
उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी और जब लॉर्ड इरविन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया, उसको कॉल ऑफ कर दिया। और ऑन द पार्ट ऑफ लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी जी की कंडीशंस को एक्सेप्ट करा। फर्स्टली लॉर्ड इरविन ने ये बात मानी कि वो अब इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बात करना, उस पर चर्चा करना शुरू करेंगे फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सेकेंडली लॉर्ड इरविन ने यह भी माना कि जो भी लोग अरेस्ट करे गए थे, जो भी इनोसेंट लोग थे जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, पर उनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था, उन सभी लोगों को लॉर्ड इरविन फ्री कर देंगे फ्रॉम जेल। सो ये लॉर्ड इरविन ने इन सभी कंडीशंस को माना था। सो जो भी लोग दांडी मार्च करते हुए या फिर पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए अरेस्ट करे गए थे, उन सभी लोगों को अंडर गांधी इरविन पैक्ट उन सभी लोगों को फ्री कर दिया गया था। So Gandhi Irwin Pact, it was signed in March 1931. Then जब गांधी जी निकल आए फ्रॉम जेल, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज करी गई थी इन लंदन। सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इन लंदन ऑन दिसंबर 1931, उसके एक साल बाद। बट वंस अगेन ये भी एक फ्लॉप थी। गांधी जी गए थे टू लंदन, बट वहां पर कोई भी अग्रीमेंट नहीं हो पाया, किसी भी तरीके से वो लोग अग्री नहीं हो पाए ऑन एनी इशू, और कोई भी चर्चा नहीं हो पाई रिलेटेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो मुस्लिम लीग के भी गए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके भी लीडर्स गए थे, और भीमराव अंबेडकर भी गए थे जो मानते थे कि वो जो दलित्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे। सो अंबेडकर जी, मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव और गांधी जी, वो सभी लोग गए थे एज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। बट वंस अगेन ये भी एक फेलियर थी, क्योंकि किसी भी तरीके से वो लोग अग्री नहीं हो पाए थे फॉर एनी मेथड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो ये एक वंस अगेन ये भी एक फेलियर थी। देन 1932 में बैक इन इंडिया, जब दिसंबर 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी फ्लॉप हो गई, फिर गांधी जी वापस आए और जनवरी 1932 से गांधी जी ने फिर से शुरू करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो जनवरी 1932 में फिर से शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट गाइस ये फिर से वैसा नहीं हो पाया जैसा शुरुआत में था। जो लोगों का सपोर्ट इसको स्टार्टिंग में मिला था दांडी मार्च के समय, वैसा सपोर्ट इसको फिर से नहीं मिल पाया, और फिर लेटर ऑन इसको फिर से कॉल ऑफ कर लिया गया था, क्योंकि इसको थ्रू आउट इंडिया इसको वैसा सपोर्ट नहीं मिला था। देन 1935 में एक न्यू एक्ट लाए ब्रिटिशर्स इन इंडिया, और उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको GOI एक्ट भी बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू ये लाया गया था कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी गई थी इन इंडिया। सो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसने इंट्रोड्यूस करा था अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो अभी हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस करा था कि उसे लाया गया था इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नाउ ये जो साइमन कमीशन था, ये जब वापस गया टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वहां पर इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स को सजेस्ट करा था, और उन्हीं रिफॉर्म्स पर बेस्ड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया। सो इस एक्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी गई थी इन इंडिया, और इसका मतलब था कि जो इंडिया में जो स्टेट्स थे, जो प्रोविंसेस थी अंडर ब्रिटिश इंडिया, उसमें जो प्रोविंसेस थी वहां पर जो गवर्नमेंट थी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वहां पर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को रिप्रेजेंटेशन मिली थी। मतलब अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहां पर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स भी इलेक्ट होकर जा सकते हैं, और वो वहां पर पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडियन लीडर्स को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। सो यहाँ से इंडियन लीडर्स को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मिला इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड इंडियन प्रोविंसेस। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें किसी भी तरीके से इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ये इंट्रोड्यूस हुई थी ऑन द प्रोविंशियल लेवल, ऑन द स्टेट लेवल। नेक्स्ट 1937 में बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फर्स्ट इलेक्शन हुआ इन 1937, जिसमें जो कांग्रेस थी उसने 8 सीटें 8 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बना ली। मतलब टोटल 11 प्रोविंसेस थी इन ब्रिटिश इंडिया, उसमें से जो 8 प्रोविंसेस थी वहां पर कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें जीती और वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। मतलब कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो ज्यादातर इलेक्ट हुए टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो 8 ऐसी प्रोविंसेस थी जहां पर कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, मतलब वो लोग ज्यादातर इलेक्ट हुए टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देन 1939 से लेकर 1944 तक चला वर्ल्ड वॉर 2।
सो वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पर हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू हुआ इन 1939, सो वंस अगेन ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो लोग वंस अगेन जाए टू यूरोप और वहां जाकर वो हेल्प करे, असिस्ट करे ब्रिटिश आर्मी को। बट जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी ब्रिटिशर्स के सामने, और पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका कहना था कि अगर ब्रिटिशर्स इन कंडीशंस को मानेंगे और आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू अगर वो लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, अश्योर करेंगे कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एंड्स, तब जो इंडियन आर्मी होगी वो असिस्ट करेगी ब्रिटिश आर्मी को। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को इग्नोर करा, उनकी बात नहीं मानी, उनकी कंडीशंस को नहीं माना, और इंडिया की आर्मी को जबरदस्ती उन्होंने इंक्लूड कर दिया, जबरदस्ती उन्होंने ड्रैग कर लिया इंडियन आर्मी को टू द वर्ल्ड वॉर टू। सो इसी की वजह से 1939 में ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको ड्रैग कर दिया टू द वर्ल्ड वॉर टू, और इसकी वजह से 1939 में ही ऑन 22 अक्टूबर 1939 जो कांग्रेस थी उसने रिजाइन कर दिया। मतलब जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी जहां पर कांग्रेस लीडर्स थे उन सभी से कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, वो लोग अपनी पोस्ट उन्होंने वहां पर छोड़ दी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ ब्रिटिशर्स की इंडियंस को उन्होंने इंक्लूड कर लिया टू द वर्ल्ड वॉर टू विदाउट कंसिडरिंग द ओपिनियंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स। सो 1939 में 12 अक्टूबर को कांग्रेस के लीडर्स ने रिजाइन कर दिया, और फिर 23 मार्च 1940 में आया लाहौर रेजोल्यूशन। गाइस, लाहौर रेजोल्यूशन और लाहौर सेशन, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो लाहौर सेशन था वो 1929 में आया था, और जो लाहौर रेजोल्यूशन है ये आया था इन 1940। और लाहौर रेजोल्यूशन ये मुस्लिम लीग लाई थी, और हम लोगों ने लाहौर सेशन देखा था वो कांग्रेस का था। सो प्लीज गाइज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लाहौर सेशन ये कांग्रेस का था और ये 1929 में हुआ था, और लाहौर रेजोल्यूशन ये मुस्लिम लीग लाई थी इन 1940। सो 23 मार्च 1940 में आया लाहौर रेजोल्यूशन, और इस रेजोल्यूशन के थ्रू मुस्लिम लीग ने ये जस्टिफाई कर दिया, ये क्लेम कर दिया कि उनका मेन गोल है टू क्रिएट पाकिस्तान। सो यहाँ से मुस्लिम लीग ने ये बता दिया था, ये क्लेम कर दिया था कि वो चाहते हैं टू क्रिएट अ सेपरेट नेशन विच वाज पाकिस्तान, और इस लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। देन मार्च 1942 में आया क्रिप्स मिशन। सो इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। बट वंस अगेन क्रिप्स मिशन ये भी एक फेलियर था, ये भी सक्सेस नहीं हो पाया, और इसमें भी कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला रिलेटेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो क्रिप्स मिशन जिसके हेड थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी पूरी तरीके से फेलियर था। बट इसकी डेट आप लोग याद रखिएगा कि ये मार्च 1942 में आया था। एंड देन 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट ये मास मूवमेंट था थ्रू आउट इंडिया। सभी लोगों ने, हर रिलीजन के, हर जेंडर के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा, इवन विमेन पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट ये शुरू हुआ था ऑन 8 अगस्त 1942, और 9 अगस्त 1942 को इसके अगले ही दिन सभी कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, जिससे कि वो किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट ना कर सके और लोगों को किसी भी तरीके से वो मोबिलाइज ना कर सके। बट इवन जब ये सब पॉलिटिकल लीडर्स जेल में थे तब भी जो कॉमन लोग थे उन्होंने शुरू करा इस मूवमेंट को, और उन्होंने लीड करा इस मूवमेंट को। सो क्विट इंडिया मूवमेंट ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑफ मास मूवमेंट, और इस मूवमेंट में ज्यादातर कॉमन पीपल ने पार्टिसिपेट करा, और जब नेशनल लीडर्स जेल में थे तब उन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा थ्रू आउट इंडिया। सो 8 अगस्त 1942 से लेकर 1944 तक चला था क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर 1944 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गया उसके बाद इन सभी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल से बाहर निकाल दिया गया था। सो 1944 में वो लोग बाहर निकल गए। सो 9 अगस्त 1942 को ये सभी लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाला गया था, और 2 साल बाद 44 में इन सभी को निकाला गया। नाउ गाइस, क्विट इंडिया मूवमेंट 1944 में खत्म हो गया, और 1944 में ही वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। सो जब ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया में प्रोटेस्ट अब नहीं होगी, तब उन्होंने 1944 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया, उसके बाद 1944 में ही जो कांग्रेस के लीडर्स थे, महात्मा गांधी और जो दूसरे लीडर्स थे जिनको क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत में ही जेल में डाल दिया गया था, उन सभी को 1944 में रिलीज कर दिया गया।
नाउ 1944 में जब ये कांग्रेस लीडर्स निकल आए, उसके बाद इन कांग्रेस लीडर्स ने और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सभी के लीडर्स ने मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड टॉक्स करना शुरू करा। सो अब इंडिया की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बातें होना शुरू हो गई और इसी के साथ इंडिया की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड टॉपिक ये डिस्कस होना शुरू हो गया। सो 1946 में एक इम्पोर्टेंट मिशन भेजा गया बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंडिया। सो लंदन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया में एक कमीशन भेजा, एक कमिटी भेजी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। सो ये जो कैबिनेट मिशन था इस कमिटी को ये एक टास्क दिया गया था कि ये इंडिया में इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ये सजेस्ट करे। सो ये जो कैबिनेट मिशन थे इसमें ये इसको टास्क दिया गया था कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया की कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसको ये सजेस्ट करे कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ये आया था इन मार्च 1946 और कैबिनेट मिशन को ये भी टास्क दिया गया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 1940 से ही मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड करना उसने शुरू कर दिया था। सो कैबिनेट मिशन के जो लोग थे उनको ये भी टास्क दिया गया था कि वो अग्रीमेंट किसी तरीके से करवाए बिटवीन मुस्लिम लीग और कांग्रेस, जिससे कि वो लोग एक तरीके से अग्री हो और ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से अच्छे से इंडिया को इंडिपेंडेंट करके छोड़ सके। सो कैबिनेट मिशन में बहुत सारी डिटेल्स थी, उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा था, उनका एक अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उन्होंने सजेस्ट करा। और ये गाइस पार्टीशन वाले चैप्टर 14 में इसको डिटेल्ड इसका डिस्कस करा गया है इस पूरी मिशन को। बट क्योंकि अब चैप्टर 14 आ नहीं रहा है इन योर बोर्ड एग्जाम, इसीलिए हम लोग इसकी डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। बट आप लोग बस इतना याद रखिए कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, जो लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कैबिनेट मिशन को भेजा था टू इंडिया, जिससे कि ये जो कैबिनेट मिशन था ये सजेस्ट कर सके एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये आया था इन मार्च 1946। बट वंस अगेन कैबिनेट मिशन ये एक फेलियर था। इसमें जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर को सजेस्ट करा वो ना ही कांग्रेस ने माना, ना ही उसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट करा। सो ये पूरा फेलियर था। देन 16 अगस्त 1946 को शुरू हो गया वायलेंस थ्रू आउट इंडिया। सो 16 अगस्त 1946 को बोला गया था डायरेक्ट एक्शन डे। जो मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, सो जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 इस डेट को फिक्स कर दिया था कि इस डेट पर जितने भी मुस्लिम्स हैं थ्रू आउट इंडिया वो सभी एक्शन में आ जाएंगे, वो सभी प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज हो सके, जो मुस्लिम्स है वो अपनी डिमांड असर्ट कर सके फॉर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। सो अपनी डिमांड फॉर पाकिस्तान, फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस डिमांड को असर्ट करने के लिए, इस डिमांड को और ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए गवर्नमेंट को कि वो क्रिएट करे अ न्यू नेशन विच वाज कॉल्ड पाकिस्तान। इसी वजह से जिन्ना ने सभी मुस्लिम्स को कॉल करा कि वो 16 अगस्त 1946 को बंद, एक पूरे इंडिया को बंद करके वो लोग प्रोटेस्ट करे अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस डे को बोला गया था डायरेक्ट एक्शन डे। बट जब 16 अगस्त आया तब इन बंगाल, पर्टिकुलरली इन कलकत्ता, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने हिंदूज पर अटैक कर दिया। फिर उस बाद हिंदूज ने रिवेंज लेने के लिए मुस्लिम कम्युनिटीज पर अटैक कर दिया। फिर धीरे धीरे कलकत्ता से ये सभी वायलेंट प्रोटेस्ट और जो वायलेंस हो रहा था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये पूरा स्प्रेड हो गया थ्रू आउट बंगाल और उसके बाद बिहार, यूपी एंड देन थ्रू आउट इंडिया। सो मेनली इन वायलेंट एक्ट्स ने, इन जो ये सब वायलेंस हो रहा था इसने मेनली अफेक्ट करा पंजाब को और वेस्ट बंगाल को। और इस वायलेंस की शुरुआत हुई थी फ्रॉम कलकत्ता और ये धीरे धीरे इसने थ्रू आउट इंडिया ये सभी वायलेंट एक्ट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये पूरा वायलेंस स्प्रेड हो गया। सो डायरेक्ट एक्शन डे ये भी 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करा गया था और इसको अनाउंस करा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट 14 जुलाई 1947। गाइस 14 जुलाई 1947 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसका जिक्र करा गया है इसीलिए मैंने इसकी डेट भी यहाँ पर डिस्कस कर दी है। और क्योंकि हम लोग सीरियल वाइज, इवेंट वाइज हम लोग पूरी इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था उसको डिस्कस कर रहे हैं, सो इम्पोर्टेंट है ये एक्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी डेट भी मेंशन कर दी है।
सो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो 14 जुलाई 1947 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, जो लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहां पर इंडिया की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक्ट को पास कर दिया गया और उसी के साथ अनाउंस करी गई इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए डेट, मतलब 15 अगस्त 1947 ये डेट डिसाइड करी गई और इसी डेट को अनाउंस करा गया कि 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाएगी। सो इस एक्ट के साथ इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी गई थी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। देन बहुत सारी सेलिब्रेशंस हुई, पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हुआ और उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ वो था 30 जनवरी 1948। सो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को असासिनेट कर दिया, उनका मर्डर कर दिया नाथूराम गोडसे ने, आप सभी जानते हैं। एंड उनका मर्डर करा गया था एट बिरला मंदिर, जो बहुत ही फेमस बिरला मंदिर है। वहां पर गांधी जी गए थे प्रेयर करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, और वहां से निकलते समय ही नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चला दी थी। सो गांधी जी, उनकी डेथ हुई थी एट बिरला मंदिर इन दिल्ली। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एंड गाइस, हम लोगों ने इस पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स में बहुत सारी डेट्स डिस्कस करी और कुछ ऐसी डेट्स थी जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो डेट्स है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, या फिर हम लोगों ने देखा था कि 1937 में इलेक्शंस हुए थे, या फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। सो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है, पर्टिकुलरली ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ 20% चांसेस है कि ये आएगा इन द बोर्ड्स। बट क्योंकि ये हम लोग पूरी तरीके से इवेंट वाइज, हम लोग सीरियल वाइज डेट्स के साथ पूरा नेशनल मूवमेंट का एक शॉर्ट रिविजन कर रहे थे, जो हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट था उसको रिवाइज कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। इसीलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और आपको समझाना जरूरी था और ये डिस्कस करा गया इन द चैप्टर, इसीलिए मैंने इन सभी डेट्स को डिस्कस कराया है इन आवर वीडियो। बट आप लोग प्लीज जो मेन डेट्स है, ज्यादातर तो सारी मेन डेट्स को ही हम लोगों ने डिस्कस करा था, बट जैसे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड डेट हुई या फिर इलेक्शन वाली जो डेट थी 1937, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम लोग अपना नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो अब हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन 1946? सो अभी हम लोगों ने कैबिनेट मिशन डिस्कस करा। सो उसका पर्पस क्या था, क्यों भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैबिनेट मिशन को टू इंडिया? सो यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। आप सभी को पता होगा, अगर कोई न्यू है टू आवर चैनल तो मैं फिर से बता देती हूँ कि सीरियल वाइज में एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को रीड आउट करूंगी एंड देन यू विल गेट 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में आप लोग अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड देन 5 सेकेंड्स लेटर जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको शो हो जाएगा ऑन योर स्क्रीन। Then you can check out whether your answer is correct or not. So हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, you have just 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैबिनेट मिशन को भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टू इंडिया टू सजेस्ट अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। सो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सजेस्ट करने के लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। Now our next question. What was the main reason for announcing Direct Action Day by the Muslim League in August 1946? So Direct Action Day क्यों उसको अनाउंस करा गया था, क्यों उसको ऑब्जर्व करा था मुस्लिम लीग ने? So ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। You have just 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज डायरेक्ट एक्शन डे इसको अनाउंस करा था मुस्लिम लीग के जो चेयरपर्सन थे, जो उसके हेड थे, लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका पर्पस था कि वो चाहते थे प्रेशराइज करना गवर्नमेंट को कि वो एक्सेप्ट करे उनकी डिमांड फॉर पाकिस्तान, और वो अपनी डिमांड को और ज्यादा असर्टिव वे में प्रेशराइज करके वो उसको मनवाना चाहते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो अपनी डिमांड को मनवाने के लिए, अपनी डिमांड को असर्ट करने के लिए जो मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अनाउंस करा था डायरेक्ट एक्शन डे विच वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अगस्त 1946। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है। सो इसमें एक ऑप्शन जो होगा सही, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, आपको वो चूज करना है। देयर आर 4 ऑप्शन। सो द क्वेश्चन इज, identify the immediate reason for launching the Quit India movement by Gandhi ji against the British rule. So क्या immediate reason था, क्या main reason था, क्यों लॉन्च करा गया था Quit India movement by Gandhi ji in 1942? अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करा गया था। सो वो कौन सा रीजन था, क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करा? वेरी इजी क्वेश्चन।
So 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is गाइस, अगर आपको नहीं याद हो कि क्या रीजन था, क्योंकि चैप्टर में इतना डिटेल नहीं बताया गया है, सो हो सकता है आप सभी को ना पता हो। सो अगर आप लोगों ने डेट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, तो आप लोग एलिमिनेशन के तरीके से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी इसका आंसर देख सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने डेट्स में देखा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट इसको लॉन्च करा गया था इन 1942, इन अगस्त 1942। सो क्विट इंडिया मूवमेंट तो आया था इन 1942। नाउ हम अपने ऑप्शंस देख लें। सो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन अभी हम लोगों ने देखा वो आया इन 1946 और क्विट इंडिया मूवमेंट तो हो चुका था इन 1942। सो फर्स्टली जो हमारा कैबिनेट मिशन है वो हट जाता है ऑप्शन, क्योंकि कैबिनेट मिशन बाद में आया था। सो उसका तो उसकी वजह से तो गांधी जी ने नहीं लॉन्च करा होगा। सो कैबिनेट मिशन इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वंस अगेन वो 1928 में आया था। सो 1928 के साइमन कमीशन के लिए गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट तो नहीं लॉन्च करा होगा। और आप सभी को पता है कि 1928 में जो साइमन कमीशन था उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुई थी उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। सो ये भी वंस अगेन इट इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि ये 1928 में आया था और क्विट इंडिया मूवमेंट बाद में हुआ था 1942। सो वो एक इमीडिएट रीजन नहीं हो सकता है फॉर लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट माउंट बेटन प्लान। गाइज माउंट बेटन प्लान ये आया था इन 1947 और ये जो लास्ट हमारे गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन, उन्होंने इस प्लान को अनाउंस करा था और इसमें भी इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए अलग अलग अनाउंसमेंट्स करी गई थी। सो ये जो माउंट बेटन प्लान है ये आया था 1947। वंस अगेन 1947 जो बाद में आया है बहुत ही ज्यादा, और क्विट इंडिया मूवमेंट वो तो लॉन्च हो गया था इन 1942। सो वंस अगेन माउंट बेटन प्लान भी नहीं हो सकता है रीजन फॉर लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। सो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? इट इज क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन हम लोगों ने अभी डिस्कस भी करा था इन इंपॉर्टेंट डेट्स की क्रिप्स मिशन ये आया था इन 1942। सो जब क्रिप्स मिशन इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा इन 1942, तब उसी के जस्ट बाद गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 अगस्त। सो क्रिप्स मिशन ये एक इमीडिएट रीजन था फॉर लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। Our next question, who was गांधी जी's political mentor? So गांधी जी का political teacher कौन था, कौन उनका political ideal था? Very easy question, it is given in the chapter. So 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is गांधी जी के political mentor थे गोपाल कृष्ण गोखले। So गोपाल कृष्ण गोखले उनको गांधी जी अपना political ideal मानते थे, अपना political teacher मानते थे। Now our next question, which historian remarked South Africa as the making of Mahatma? Why did he say so? So वो कौन से हिस्टोरियन है जिन्होंने साउथ अफ्रीका को डिफाइन करा है एज द मेकिंग ऑफ महात्मा, और उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? सो वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज चंद्रन देवानेसन। ये हिस्टोरियन थे जिन्होंने बोला था साउथ अफ्रीका को एज द मेकिंग ऑफ महात्मा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करी थी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसी वजह से उन्होंने साउथ अफ्रीका को बोला था एज द मेकिंग ऑफ महात्मा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलिटरेशन लाल बाल पाल रिफर्स टू विच लीडर्स? सो ये जो अलिटरेशन है लाल बाल पाल, ये किन लीडर्स के लिए यूज करा गया है? वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज लाल। ये जो लाल टर्म है इसका मतलब लाला लाजपत राय, देन बाल इसका मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल इट रेफर्स टू बिपिन चंद्र पाल। सो ये जो 3 फेमस लीडर्स थे इनको बोला जाता था, शॉर्ट में इन लोगों को रिफर करा जाता था यूजिंग द अलिटरेशन लाल बाल पाल। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द एम्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह। सो चंपारण सत्याग्रह क्यों लॉन्च करा था महात्मा गांधी ने, क्या एम था चंपारण सत्याग्रह का? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1, 2, 3, 4, 5. सो चंपारण सत्याग्रह हम सभी को पता है कि अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में भी डिस्कस करा था कि 1917 में महात्मा गांधी ने लॉन्च करा था इन चंपारण विच इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। और इस सत्याग्रह के थ्रू, इस मूवमेंट के थ्रू महात्मा गांधी जो इंडिगो पीजेंट्स थे
वो किसान चंपारण में जो नील की खेती करते थे उनको फ्रीडम महात्मा गांधी दिलाना चाहते थे, जिससे कि इंडिगो पीजेंट्स को पूरा हक मिल जाए ऑन देयर लैंड, वो पूरी तरीके से ओन कर सके अपनी लैंड को, और उनको ये फ्रीडम मिल जाए कि वो चूज कर सके कि कौन सा क्रॉप वो उगाना चाहते हैं ऑन देयर लैंड। क्योंकि जो अग्रीमेंट साइन करा था ब्रिटिशर्स ने इन इंडिगो पीजेंट्स के साथ, उसके अकॉर्डिंग ये जो इंडिगो पीजेंट्स थे उन लोगों को अबाइड कर दिया गया था, उन लोगों को फोर्स किया जाता था। ब्रिटिशर्स उन पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि वो सिर्फ अपनी लैंड पर इंडिगो की खेती करें। और नील उगाने का, इंडिगो को कल्टीवेट करने का एक मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि जब इंडिगो की हार्वेस्ट हो जाता है, इंडिगो का क्रॉप जब उसको काट लिया जाता है, उसके बाद जो सॉइल होती है उसमें फर्टिलिटी कम हो जाती है। सो इस वजह से जो दूसरे फूड ग्रेन्स है वो नहीं उग पाते हैं उस लैंड पर। सो इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि जो इंडिगो पीजेंट्स है, जो भी पीजेंट्स है चंपारण में, उनको ये फ्रीडम मिल जाए कि वो अपनी चॉइस का क्रॉप उगा सके ऑन देयर लैंड। सो ये दो मेन एम्स थे ऑफ चंपारण सत्याग्रह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the main demand of खेड़ा सत्याग्रह? सो जो खेड़ा सत्याग्रह अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में भी डिस्कस करा था, उसके मेन एम क्या थे, क्यों लॉन्च करा गया था खेड़ा सत्याग्रह? वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज, अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में डिस्कस करा था कि जो खेड़ा सत्याग्रह है इसको गांधी जी ने अपने होम स्टेट गुजरात में इसको लॉन्च करा था इन 1918। और ये खेड़ा सत्याग्रह, इसमें गांधी जी पीजेंट मूवमेंट ये एक था जहां पर गांधी जी ने डिमांड करा था ब्रिटिशर्स से कि वो लोग माफ कर दे फार्मर्स का टैक्स। ही डिमांडेड रेमिशन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि इस साल 1918 में जो खेड़ा जो विलेज थी वहां पर फेलियर ऑफ क्रॉप हो गया था, जो वहां पर खेती थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू नेचुरल रीजंस। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि जो फार्मर्स पर टैक्स इम्पोज करा गया था उसको ब्रिटिशर्स माफ कर दे। So through this movement, Gandhiji demanded remission of taxes. Now our next question: How did common people react to the बंद call during रावलेट सत्याग्रह? So रावलेट एक्ट के अगेंस्ट जब गांधी जी ने रावलेट सत्याग्रह को लॉन्च करा था, तब उस सत्याग्रह में जो कॉमन पीपल थे उन्होंने कैसे उस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करा, क्या क्या एक्टिविटीज उन लोगों ने ऑब्जर्व करी? वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द चैप्टर। सो यू हैव जस्ट 5 seconds। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज, जब गांधी जी ने रावलेट सत्याग्रह को लॉन्च करा था तब गांधी जी ने सभी इंडियंस से थ्रू आउट इंडिया उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि सभी इंडियंस बंद को ऑब्जर्व करें, मतलब एक तरीके से पूरा इंडिया बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए। सो इसीलिए सभी शॉप्स को शट डाउन कर दिया था और सभी लोग रोड्स पर आ गए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रावलेट एक्ट। सो इसमें शॉप्स शट डाउन हो गई थी, जो स्कूल्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, उनसे स्टूडेंट्स ने बाहर आ गए थे और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस थे ब्रिटिश के, उन सभी को बंद कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो कॉमन पीपल थे उन्होंने बंद कॉल को ऑब्जर्व करा इन रावलेट सत्याग्रह। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट, व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव? सो खिलाफत मूवमेंट को किसने शुरू करा था और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके एम क्या थे? सो यू हैव जस्ट 5 seconds। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज, खिलाफत मूवमेंट हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इसको 1919 में लॉन्च करा था दो ब्रदर्स ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। सो इन दोनों ने लॉन्च करा था खिलाफत मूवमेंट को और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो खलीफा होता है, जो कैलिफेट होता है, कैलिफेट का मतलब खलीफा, जो इस पीरियड में ओटोमन एम्पायर था, उसका जो हेड था वो इस्लामिक कम्युनिटी को, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इस्लामिक कम्युनिटी थी उसको ओटोमन एम्पायर का हेड, उस पूरी इस्लामिक कम्युनिटी का हेड माना जाता था। सो इस खलीफा की पावर्स को रिस्टोर करना, ये एम था खिलाफत मूवमेंट का। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कॉमन पीपल पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको लॉन्च करा गया था ऑन 1 अगस्त 1920, उसमें कॉमन पीपल ने कैसे पार्टिसिपेट करा, क्या क्या एक्टिविटीज उन लोगों ने ऑब्जर्व करी टू पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? सो हम लोगों ने डिस्कस भी करा था, यू हैव जस्ट 5 seconds। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज, हम सभी ने अभी डिस्कस भी करा था जब इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी चाहते थे कि जो इंडियंस है वो किसी भी तरीके से कोऑपरेट ना करे विद ब्रिटिशर्स।
सो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने यूनिवर्सिटीज, ब्रिटिश स्कूल्स, इन सभी में जाना बंद कर दिया। सिमिलरली जो इंडियन ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसेज में काम करते थे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में काम करते थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। और जो ब्रिटिश क्लोथ्स थे उन सभी को जलाया जाने लगा ऑन रोड्स, ऑन चौराहा। सो इस तरीके से जो भी ब्रिटिश गुड्स थे, जो भी ब्रिटिश पोस्ट थी, जो भी ब्रिटिशर से रिलेटेड जो भी चीजें थी, उन सभी को बाइकआउट कर रहे थे इंडियंस। सो इन सभी एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करके जो इंडियंस थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब किसी भी तरीके से इंडियंस को कोऑपरेट नहीं करना था विद ब्रिटिशर्स, इसीलिए उन लोगों ने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज जाना बंद कर दिया। अपनी पोस्ट से, अपने जो भी वो पोस्ट को होल्ड करते थे उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जो ब्रिटिश क्लोथ्स थे, जो भी ब्रिटिश कमोडिटीज थी, उन सभी को जलाना, उन सभी को अबैंडन करना इंडियंस ने शुरू कर दिया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ? सो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको क्यों लास्ट में गांधी जी ने खत्म कर दिया, क्यों उसको रोक दिया गया? सो इट्स अ रियली इजी क्वेश्चन, हम लोगों ने डिस्कस भी करा था। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको हम लोगों ने डिस्कस करा था कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। और इसका रीजन था कि चौरी चौरा जो कि एक विलेज है इन उत्तर प्रदेश, सो वहां पर एक ग्रुप ऑफ विलेजर्स, ग्रुप ऑफ पीजेंट्स ने अटैक कर दिया था ऑन अ पुलिस स्टेशन। सो चौरी चौरा में जो वायलेंट एक्ट हुआ जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले मर भी गए, सो इसकी वजह से गांधी जी, क्योंकि वो नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे, इसीलिए उन्होंने इस वायलेंट एक्ट की वजह से कॉल ऑफ कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट, डिफाइन प्रजामंडल्स। सो प्रजामंडल्स क्या होती है? वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज प्रजामंडल्स ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस थी, सब डिविजन्स थे। सो जो कांग्रेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी ब्रांचेस को स्टैब्लिश कर दिया गया था इन प्रिंसली स्टेट। सो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट जहां पर ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट रूल था, जहां पर जो इंडियन रूलर्स थे वही रूल करते थे, बट उन सभी इंडियन रूलर्स ने अग्रीमेंट साइन कर रखे थे विद ब्रिटिशर्स, इसीलिए वो जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी इनडायरेक्टली दे वर ऑल्सो अंडर ब्रिटिश रूल। सो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी यहाँ पर नेशनलिस्ट मैसेजेस को, देशभक्ति को फैलाने के लिए लोगों के बीच, जो कॉमन पीपल थे प्रिंसली स्टेट्स में, उनके बीच नेशनलिस्ट मैसेजेस को बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए जो कांग्रेस थी उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स में अपनी सब डिविजन्स, अपनी ब्रांचेस को स्टैब्लिश कर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did गांधी जी stressed on importance of खादी? सो गांधी जी खादी के यूज को क्यों इतना ज्यादा प्रमोट करते थे, इंकरेज करते थे? वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज गांधी जी खादी को प्रमोट करते थे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खादी ये एक तरीके का कॉटन क्लोथ होता है और ये इंडियंस खुद प्रिपेयर करते थे, खुद मैन्युफैक्चर करते थे। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए और इंडियंस की जो डिपेंडेंस है ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स वो कम हो जाए। इसीलिए गांधी जी खादी को प्रमोट करते थे और वो इंकरेज करते थे इंडियंस को कि वो जो ब्रिटिश इंपोर्टेड क्लोथ है उसको गिव अप करके इंडियन खादी को अडॉप्ट करे, उसका यूज वो बढ़ाना चाहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which Congress session Purna Swaraj or complete independence was proclaimed as the sole goal to achieve by Indian National Congress INC? So INC here means Indian National Congress. So कौन सा वो सेशन था जहां पर कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना मेन गोल मान लिया था? वेरी इजी क्वेश्चन, ये चैप्टर में दिया हुआ है। सो 1 2 3 4 5। सो लाहौर सेशन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंडक्ट करा था इन दिसंबर 1930, वहां पर कांग्रेस के सभी मेंबर्स ने प्लेज करा था कि पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूरी कांग्रेस का मेन गोल है टू अचीव। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब दांडी मार्च। सो यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज दांडी मार्च। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दांडी मार्च इसको गांधी जी ने अपने सभी जो 70 फॉलोवर्स थे उनके साथ गांधी जी ने शुरू करा था दांडी मार्च को फ्रॉम साबरमती आश्रम जो कि लोकेटेड है इन अहमदाबाद।
सो साबरमती आश्रम से लेकर गांधी जी अपने सभी फॉलोअर्स के साथ वो पैदल उन्होंने यात्रा करी थी टिल दांडी, और दांडी ये कोस्टल विलेज है ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। सो गुजरात में कोस्ट पर लोकेटेड है दांडी, एक विलेज है जहां पर जाकर गांधी जी ने अपने सभी फॉलोअर्स के साथ वहां पर उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करा था, नमक बनाया था, और इसी के साथ उन्होंने जो ब्रिटिशर का सॉल्ट लॉ था, जो ब्रिटिश सॉल्ट लॉ था जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ज्यादा परेशान थे, उसको उन्होंने दांडी में जाकर तोड़ा, उसके खिलाफ उन्होंने वहां पर प्रदर्शन करा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज दांडी मार्च सिग्निफिकेंट? सो दांडी मार्च ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों था, इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? वेरी इजी क्वेश्चन, चैप्टर में दिया हुआ है। सो यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज दांडी मार्च। इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से दांडी मार्च ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो फर्स्टली गांधी जी, अभी तक गांधी जी की इंपॉर्टेंस लिमिटेड थी टू इंडिया, बट आफ्टर दांडी मार्च जब उन्होंने इतनी लंबी यात्रा करी, और क्योंकि गांधी जी बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे और तब भी उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से मोबिलाइज करा पूरे इंडियंस को थ्रू दांडी मार्च, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी थ्रू दांडी मार्च। सो दांडी मार्च के साथ गांधी जी पर पूरे वर्ल्ड का फोकस आ गया था। सो अभी तक जो भी दूसरे जो इंटरनेशनल मेन न्यूज़पेपर्स थे, जैसे टाइम्स जो यूएसए का न्यूज़पेपर था, अमेरिकन न्यूज़पेपर, सो इन सभी न्यूज़पेपर्स में गांधी जी को बहुत ज्यादा इनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको बूढ़ा बोला जाता था। बट इस दांडी मार्च के बाद उनकी इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई और सबने रियलाइज करा कि गांधी जी ने कैसे मोबिलाइज करा पूरे इंडियंस को अगेंस्ट ब्रिटिशर। सो दांडी मार्च के साथ गांधी जी का फोकस, पूरे वर्ल्ड का फोकस गांधी जी पर आ गया। सेकेंडली जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज थी वो था कि दांडी मार्च के साथ विमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ा इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो अभी तक ज्यादातर मेल डोमिनेटेड था इंडियन नेशनल मूवमेंट, बट दांडी मार्च में क्योंकि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ के खिलाफ इस मार्च को निकाला था, इसीलिए विमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ा इन नेशनल मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज गांधी इरविन पैक्ट क्रिटिसाइज्ड बाय रैडिकल नेशनलिस्ट? सो जो गांधी इरविन पैक्ट था जिसको साइन करा गया था इन मार्च 1931, इसको जो रैडिकल नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसको क्यों क्रिटिसाइज करा? वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज गांधी इरविन पैक्ट जिसको साइन करा गया था इन मार्च 1931। इस पैक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हुए, जैसे लॉर्ड आयरविन ने ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर, उन्होंने माना कि जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको प्रिजन में बंद कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, उन सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लॉर्ड आयरविन रिलीज कर देंगे, जेल से बाहर निकाल देंगे। ऑन द पार्ट ऑफ इंडियंस, गांधी जी ने भी मान लिया था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको गांधी जी बंद कर देंगे, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। बट जो रैडिकल नेशनलिस्ट थे वो जो एक इंपॉर्टेंट चीज चाहते थे जो गांधी जी नेगोशिएट करे विद लॉर्ड इरविन, उसको गांधी जी ने नहीं कर पाए और गांधी जी इस एस्पेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए। और वो था कि जो रैडिकल नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि गांधी जी बात करें लॉर्ड इरविन से, और जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये जो 3 रैडिकल नेशनलिस्ट थे जिनको फांसी की सजा सुना दी थी ब्रिटिशर्स ने, जो रैडिकल नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि इन तीनों फ्रीडम फाइटर्स की फांसी की सजा को लॉर्ड इरविन माफ कर दे। बट क्योंकि गांधी जी ने इस एस्पेक्ट पर नेगोशिएट नहीं करा विद लॉर्ड इरविन, इसीलिए जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों का जो फांसी की जो सजा थी वो माफ नहीं हो पाई और फिर एट लास्ट उन सभी को शहीद होना पड़ा। सो इस एस्पेक्ट की वजह से जो गांधी इरविन पैक्ट था, इसको जो रैडिकल नेशनलिस्ट है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी सक्सेसफुल नहीं थे कि वो भगत सिंह और जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए नेगोशिएट कर सके विद लॉर्ड इरविन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु असैसिनेटेड गांधी जी? सो गांधी जी को किसने मर्डर करा था गांधी जी का? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज नाथुराम गोडसे। उन्होंने असैसिनेट करा था, मर्डर करा था गांधी जी का एट बिरला मंदिर इन न्यू दिल्ली। सो वेरी इजी क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी जी असैसिनेटेड? सो वंस अगेन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि गांधी जी की का मर्डर, गांधी जी कब उनकी डेथ हुई थी। सो वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज महात्मा गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने बिरला मंदिर में उनकी हत्या कर दी थी और उनकी डेथ हुई थी ऑन 30 जनवरी 1948। सो 30 जनवरी 1948 को असैसिनेट हुए थे गांधी जी। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, नेम द जर्नल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। सो गांधी जी वो कौन सा जर्नल वो पब्लिश करते थे? वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द चैप्टर।
बट बहुत सारे बच्चे इस पर नहीं ध्यान देते क्योंकि ये बस एक सिंपल सा टर्म यूज करा गया इन द चैप्टर। सो इसी में मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करा। सो वो कौन सा जर्नल था जो पब्लिश करते थे महात्मा गांधी? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो द आंसर इज हरिजन। सो गांधी जी हरिजन नाम के जर्नल को पब्लिश करते थे। गाइज विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप you all found the content helpful and you all like this video. If you all found this video helpful, then don't forget to like, subscribe, share and comment on my channel. Next videos will be uploaded soon. Till then, bye bye.